हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कहते हैं लखनऊ बहुत तमीज़ और तहजीब का शहर है। कहा जाता है कि पहले आप। कुछ इसी तरह का देखने को मिला आपको इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकेंड T20 के अंदर, जहां पर मैच ऐसे चल रहा था। न्यूजीलैंड कह रही थी आप जीत लो, इंडिया कह रही थी आप जीत लो, लेकिन एट द एंड इंडिया के लिए जो मैच खत्म हुआ, इंडिया ने सीरीज बराबर कर ली है। लेकिन सीरीज से पहले जो आपके सामने 3 सवाल थे, अब वो 13 में बदल चुके हैं। सो सीरीज बराबर होने के साथ मैच जीतने के बावजूद इंडिया के लिए सवाल कम नहीं हुए हैं। कौन से वो 5 इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो इंडिया के बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग और कप्तानी को लेकर अभी भी बाकी हैं? उन इंपॉर्टेंट सवालों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। सबसे पहले और पहली चीज है पिच। कब तक हम इस तरह की पिचेस पर खेलते रहेंगे? ये सवाल शायद टीम इंडिया से नहीं है, इंडिया की क्रिकेट चलाने वाले लोगों से है। इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स आप बना लेते हैं जहां पर 40,000 50,000 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन पिच ढंग की नहीं है। अल्टीमेटली क्रिकेट उन दर्शकों से नहीं खेली जाएगी, विकेट से खेली जाएगी। लखनऊ एकमात्र सेंटर ऐसा नहीं है जहां पर आपको इस तरह की विकेट्स देखने को मिलती हैं। इससे पहले रांची में भी आपको इसी तरह का विकेट देखने को मिला। दिल्ली का फिरोज शाह कैपिटल सिटी में होने वाला स्टेडियम भी आपको इसी तरह की विकेट आपको वहां भी देखने को मिलती है। आप त्रिवेंद्रम खेले थे कुछ वेन्यूज पर, वहां भी आपको इसी तरह की विकेट देखने को मिलती है। तो 50 स्टेडियम बनाने से अच्छा है कि 50 स्पोर्टिंग विकेट बना लें, या 5 आप स्पोर्टिंग विकेट बना लें जहां पर अच्छी और कंपिटिटिव क्रिकेट आपको देखने को मिले। इस तरह की विकेट्स किसी भी क्रिकेट को किल करेंगी। टेस्ट मैच में इवन इस तरह की विकेट पर नहीं खेला जा सकता जितनी खराब विकेट पर आपने T20 क्रिकेट खेली है। उसके बाद टीम इंडिया के सामने जो सबसे पहला सवाल है, शिवम मावी क्यों खेल रहे हैं भाई? किस लिए खेल रहे हैं? जब गेंदबाजी करनी नहीं है, खिलाना नहीं है, तो फिर किस वजह से शिवम मावी इस टीम में है? हार्दिक पांड्या को सारे काम जब खुद करने हैं, गेंदबाजी में पहला ओवर खुद करना है, डेथ की गेंदबाजी खुद करनी है, मिडिल ओवर खुद करने हैं, तो शिवम मावी जो पिछले 4 मैचेस में सिर्फ 6 ओवर की गेंदबाजी की है, उसमें किसी मैच में 1 ओवर मिल जाता है तो किसी में 2 ओवर मिल जाते हैं, और लगातार 4 मैचेस खेल गए हैं, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? क्योंकि गेंदबाजी करने को मिली नहीं है। इस तरह से आप प्लेयर्स को खिलाते जाएंगे, कब तक खिलाते जाएंगे और कैसे उसकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ये इफेक्ट कर रहा है ओवरऑल आपको जो आपकी गेंदबाजी का ऑर्डर तैयार करना है। आपको आपकी फास्ट बॉलिंग जो तैयार करनी है, यंग फास्ट बॉलिंग जो तैयार करनी है, वो इस तरह से कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि फास्ट बॉलर को तो गेंदबाजी करने के लिए नहीं मिल रही है। जब गेंदबाजी करने के लिए मिलेगी नहीं तो फास्ट बॉलिंग तैयार कैसे होगी? आप जज कैसे करेंगे? और इस तरह के विकेट पर जब आप खेलते हैं तो आपको तीसरा स्पिनर चाहिए होता है, तो उमरान मलिक को आपको बाहर छोड़ना पड़ता है। आप ले दे के अगर आप देखें, इस वक्त आपकी T20 क्रिकेट में एकमात्र फास्ट बॉलर दिख रहा है वो है अर्शदीप सिंह। उनकी भी नो बॉल की प्रॉब्लम आपको कुछ टाइम से नजर आ रही है। हालांकि लास्ट मैच में उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की, बट अगर आप अपनी फास्ट बॉलिंग यूनिट की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो इस वक्त पर कॉन्फिडेंस देने वाला तेज गेंदबाज आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो शिवम मावी खेल रहे हैं लेकिन गेंदबाजी नहीं कर रहे, तो शिवम मावी कब गेंदबाजी करेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल जीतने के बावजूद अभी भी बाकी है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम की बात करें जो टीम इंडिया के लिए वेल नोन प्रॉब्लम रही है, और यहां पर टीम इंडिया और ओपनिंग की प्रॉब्लम का चोली दामन का साथ बन गया है, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से चल रही है। पहले आपके ओपनर्स के साथ प्रॉब्लम थी कि वो अच्छे स्ट्राइक रेट से स्टार्ट नहीं कर रहे। अब आपके ओपनर्स के साथ प्रॉब्लम जो आ रही है, ना अच्छे स्ट्राइक रेट से स्टार्ट कर रहे हैं, ना शुरू में कोई स्टैंड देखने को मिल रहा है। सो ना तो रन बन रहे हैं, ना स्ट्राइक रेट देखने को मिल रहा है। दोनों ही चीजों में आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसमें ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन का पिछले 13 मैचेस से स्ट्रगल जारी है। अभी वो आप स्पिनर की गेंद ढूंढ रहे हैं कि कहां आती है और कहां जाती है, उनको पता नहीं लग रहा है। फास्ट बॉलर तो अभी आप कुछ मैचेस से खेले नहीं है, तो वो चीज आपको दोबारा से एक्सपोज होती हुई नहीं दिखी। आई थिंक अब ये सिलसिला ओपनिंग का तोड़ना ही पड़ेगा। रन्स तो नहीं है, उसके अलावा साथ में जो प्रॉब्लम्स उनकी बल्लेबाजी के टेक्निक में जो नजर आ रहा है, टेक्निकल डिफिशियंसी जो नजर आने लग गई है उनकी बल्लेबाजी में। अभी कुछ एक आधा मैच में रन बना भी दिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपकी ओपनिंग का सलूशन नहीं हो सकते। तो आई थिंक अब यहां पर फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा टीम इंडिया को ईशान किशन पर, और उनको वापस से डोमेस्टिक में या जहां भी आपको भेजना है वहां भेजना ही पड़ेगा कि अपने गेम पर पहले काम करिए,
इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, अपनी टेक्निक को बेहतर बनाइए, उसके बाद कभी आपके लिए आगे स्कोप होगा तब देखा जाएगा। उसके बाद बात की जाए शुभमन गिल की। शुभमन गिल के भी 5 मैचेस हो चुके हैं और 5 मैचेस में टी20 क्रिकेट में उनकी भी कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है, तो अब उन पर भी लाजमी है सवाल उठेगा। और लास्ट 2 मैचेस में जिस तरह से वो आउट हुए हैं, आइडेंटिकल डिसमिसल कह सकते हैं शायद आप उनको, लेकिन जो प्रॉब्लम मेन रही है वो रही है शॉट सिलेक्शन की। प्रॉब्लम उनकी बल्लेबाजी में नहीं है, लेकिन टी20 क्रिकेट में अभी वो अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। पहले उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि स्ट्राइक रेट सही नहीं जा रहा, अभी तो रन्स भी नहीं बन रहे, क्योंकि इन 2 मैचेस में आपको एप्लीकेशंस की जरूरत थी कि आप एप्लीकेशन दिखाते, वहां स्टैंड करते, खड़े रहते, एंड तक जाते, रन्स बनाते, भले ही रना बॉल होता तो वो भी आपकी टीम को बेनिफिट करता। तो वो चीज भी शुभमन गिल से देखने को नहीं मिली है। आगे जाते हुए आपको आपकी ओपनिंग में डेफिनेटली चेंज करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगले प्लेयर की बात की जाए राहुल त्रिपाठी की। राहुल त्रिपाठी अब तक 4 मैचेस खेले हैं। 4 मैचेस में एक बहुत अच्छी पारी खेली थी और जिसके बाद लोगों ने जो कहा था कि आपको अगला सूर्य कुमार यादव मिल गया है, लेकिन उसके बाद जो लगातार 2 पारियां खेली गई हैं वो बहुत कुछ दिखा गई हैं और उनमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स उनकी हैं, जो शायद अभी बहुत ज़्यादा बात करना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से और जैसे दिखे हैं ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इस लेवल पर लंबा खेलने के लिए वो अभी तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। खास करके इस तरह की विकेट पर बैटिंग पैराडाइज होगी तो बात बिल्कुल बदल जाएगी, लेकिन इस तरह के डिफिकल्ट विकेट पर या आप मूविंग बॉल के खिलाफ, ये टर्निंग ट्रैक पर आपने उनको देखा है, अगेंस्ट मूविंग बॉल भी जिस तरह के स्टांस के साथ वो खड़े होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल आउट स्विंगर के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन मेन जो चीज है, रन्स आपके देखे जाएंगे कि आपने रन्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। 4 मौके उनको अब तक मिले हैं, हो सकता है कि उनको 5वां मौका भी मिलेगा जो तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम्स यहां टर्निंग ट्रैक पर दिखी हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे मैचेस जो है अच्छे बैटिंग विकेट पर ही खेलने को मिलेंगे। आपको कभी टर्निंग ट्रैक मिलेगा तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी राहुल त्रिपाठी से और अगेंस्ट मूविंग बॉल क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, उस चीज को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। जो आप बात कर रहे थे कि 3 नंबर पर आपको सॉल्यूशन मिल गया है, बिल्कुल मिला नहीं है। ये सीरीज शुरू होने से पहले शायद जरूर आपको लग रहा था कि राहुल त्रिपाठी ने अच्छा किया है, लेकिन इस सीरीज में दोबारा से कुछ नए सवाल राहुल त्रिपाठी की बल्लेबाजी पर उठ गए हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या की बात की जाए, या हार्दिक पांड्या वो हार्दिक पांड्या नजर नहीं आ रहा जिसको देखने के हम सब आदी रहे हैं। बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलने वाला हार्दिक पांड्या, छक्के लगाने वाला हार्दिक पांड्या, गेम को पहले खत्म कर देने वाला हार्दिक पांड्या। इतना डीप हार्दिक पांड्या कभी गेम को लेके नहीं जाते और ऊपर से आप देखिए कि वो बड़े शॉट एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिख रहे। सो उनकी बल्लेबाजी में स्ट्राइक रेट लगातार पिछली 2-3 सीरीज से नीचे जा रहा है, जिसकी बात हम करते रहे, लेकिन अब उनके खेलने के तरीके में भी कुछ चीजें नजर आ रही हैं कि वो उतने चांसेस भी नहीं ले रहे हैं जो उनको टाइम रहते ले लेने चाहिए। वो बहुत ज्यादा गेम को डीप लेकर के जा रहे हैं। अब आगे चल के इंडिया को ये कितना बेनिफिट करेगा ये देखने वाली चीज है। और साथ में उनके 5 नंबर खेलने से दीपक हुडा को 6 नंबर पर खेलना पड़ता है और दीपक हुडा को 6 नंबर बिल्कुल सूट नहीं करता। हमने राहुल त्रिपाठी की बात की, वो 3 नंबर पर खेल रहे हैं और आपको 3 नंबर के प्लेयर अब इतने मैचेस देखने के बाद प्रॉपर प्लेयर आपको नजर नहीं आ रहे। आगे जाके जरूर उनको देखना पड़ेगा कि इस तरह के विकेट्स पर कैसा परफॉर्म करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। दीपक हुडा ने टेम्परामेंट दिखाया और आपको जो अर्ली ऑन मौके मिले थे ऊपर के नंबर्स पर, वहां पे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। सो दीपक हुडा का अल्टीमेटली आपको क्या करना है, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि आपकी फिनिशिंग भी प्रॉब्लम है। तो आपको जितेश को लाना है या दीपक हुडा का नंबर चेंज करना है, ये चीज आपको आगे आने वाले वक्त में जरूर देखनी पड़ेगी। और टीम मैनेजमेंट के सामने ये बड़ा सवाल रहेगा कि हार्दिक पांड्या और दीपक हुडा, इन 2 खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए और हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी किस तरीके से करनी है, और साथ में हार्दिक पांड्या की कप्तानी। जरूर इंडिया की टीम ने सीरीज बराबर की है, जीते हैं, बट कुछ चीजें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। जिस तरह से गेंदबाजों का रोटेशन हो रहा है, जिस तरह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी कर सकते हैं, बट आपके अलावा 10 खिलाड़ी और इस 11 का हिस्सा हैं। उनको भी कोई काम करने दीजिए, उनको आगे जाने दीजिए, क्योंकि ये यंग प्लेयर हैं। बाय द टाइम सीखेंगे, इंप्रूव करेंगे, और जब आप इनको मौके देंगे, जैसे शिवम
माबी को अगर आप गेंदबाजी करवाने की बात करें तो जब आप इनको मौके देंगे तभी ये आपको कुछ करके दिखाएंगे। जब आप इनको मौके ही नहीं देंगे, हर चीज खुद करने लग जाएंगे, तो फिर कभी भी आपकी टीम आगे बढ़ती हुई, प्रोग्रेस करती हुई नजर नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था ओवरऑल दूसरे T20 मैच का रिव्यू और एनालिसिस। आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।